हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन है इसकी। यहाँ पे PT 365 है, जिसमें कि हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत जितनी भी है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और जितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैगजीन में आप देखोगे 231 पेजेस की है। बट आपको सारी यहाँ पे स्कीम्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप लोग की यही क्वेरीज निकल कर आ रही है कि इसको शॉर्ट टाइम में कैसे कवर करें इस मैगजीन को, क्योंकि इसकी सेकंड पार्ट भी है। बट मैं यही आपको कहूँगी कि स्मार्ट प्ले करना है आप लोग को। आप लोग एक साल में जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग के लिए काम आसान कर दिया गया है कि हर एक टॉपिक के आगे एक यहाँ पे आपका स्टार मार्क है। तो जिस भी टॉपिक के आगे आपका स्टार मार्क है, इसलिए इट मीन्स कि वो इस साल की न्यू स्कीम्स है और उसे आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जितनी स्कीम्स है ना, क्योंकि कुछ स्कीम्स आप देखो कि 4 साल पहले की होती है, लेकिन हर साल वो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहती है, तो इसलिए इसको आपको देखना होता है। और कोई भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही साल के अंदर की स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कीम से आप देखो कि 4 साल पुराने स्कीम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। तो इसलिए आप लोग को सारे पढ़ने नहीं है, लेकिन हाँ, जो न्यूज़ में रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग को ज़रूर कवर करना है। वैसे ही मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कवर करा पा रही हूँ कि अगर आप लोग नहीं खुद से पढ़ पा रहे हो तो मैं शॉर्ट करके आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कल तक हमने यहाँ पे देखा था युवा सलाहकार तक। आज स्टार्ट करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का नहीं है, बहुत पहले का, 4 साल 5 साल पहले का ये स्कीम है। बट फिर भी आपको इसके बारे में रिवाइज करते रहना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन कैसे बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। पहले युवा सलाहकार देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस टॉपिक को लास्ट लेसन पे कवर नहीं की थी, बट कोई नहीं, चलिए आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा अगर मैं इसे ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ तो। युवा सलाहकार ये क्या है? कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम है। इसकी ऑब्जेक्टिव है कि जो भी यूथ है आज के डेट में, जो हम जैसे यूथ है, हमारी जो भी एस्पिरेशन है, नीड्स है, इन सबको यहाँ पे कैटर करना है। और ये कैसे हो पाएगा? तो एक बिजनेस वेंचर यहाँ पे अट्रैक्ट करके, इट मीन्स कि कुछ बिजनेस, हम लोग आज के डेट में आप देखो कि हमारे देश के बहुत सारे युवा अनएम्प्लॉयड है। क्यों है? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें उनको फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए सरकार के द्वारा एक तरीके का आप देखो न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंकरेज किया जाएगा कि यहाँ पे न्यू आइडियाज़ के साथ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आए, कुछ बिजनेस यहाँ पे निकल कर आए। स्टार्टअप्स को अनेबल किया जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, जो कि सारे टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। सैलेंट फीचर्स क्या है इसमें? सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी है कि युवा सलाहकार ये आपका लॉन्च किया गया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, NCDC के द्वारा। और कोऑपरेटिव स्टार्टअप और इनोवेशन फंड है, जिनमें एनुअल आउटले कितनी होगी? तो 100 करोड़ रुपीज़ होगी। और असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इट मीन्स कि किस तरीके से यहाँ पे मदद की जा रही है। 80% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है स्पेशल कैटेगरी कहने का क्या मतलब है कि वैसे लोग जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करे, या फिर कोई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करे, या फिर कोई विमेन है, या ऑल मेंबर्स जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे 80% तक का सहायता दिया जा रहा है। और बाकी लोगों को 70% का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही लोन के फॉर्म में आप देखो कि यहाँ पे जो लोन दिया जाएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 2% लेस देन एप्लीकेबल होगा, जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, अगर यहाँ पे 3 करोड़ है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लोन भी बहुत सस्ते रेट में दिया जाएगा। एलिजिबल कौन कौन है? तो सारे टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पे एलिजिबल है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यहाँ पे एटलीस्ट 3 मंथ से वो ऑपरेट होना चाहिए। इट मीन्स कि बेसिकली यहाँ पे 3 मंथ्स ही माना गया है, और पॉजिटिव नेट वर्थ इस 3 मंथ में होना चाहिए, और कोई भी तरीके का लॉस नहीं हो। इट मीन्स कि अगर ये जब से ऑपरेट हो रहे हो तो लास्ट 1 ईयर से लॉस नहीं हो। लॉस होगा तो फिर सरकार उस लॉस प्रोसेस बिजनेस में क्यों आपको हेल्प करेगी? आपकी जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो भी आपकी बिज़नेस है, अगर अच्छी तरीके से चल रही है तो सरकार आपको और मदद करेगी कि आपके बिज़नेस और बेटर तरीके से आगे निकल कर आ पाए। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, समटाइम्स देखिए क्या होता है कि स्कीम से नहीं पूछा जाता, बट स्कीम्स में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बॉडी होती है, उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे NCDC के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये कानून से बना है, कोई कानून है, कानून के तहत इसको बनाया गया है, और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत। साथ ही साथ आप देखो कि ये एपेक्स फाइनेंशियल और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि मेनली यहाँ पे काम किसके लिए करते हैं? तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए। अब नाम पे ही है यहाँ पे NCDC, तो इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए ये बॉडी यहाँ पे काम करती है। साथ ही आप देखो कि ये स्ट्रेंथन करते हैं, कुछ प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं कुछ सेक्टर्स में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या फिर इससे अलाइड फील्ड से रिलेटेड है, जैसे डेयरी हो गई, पोल्ट्री हो गई, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, कॉटन गेनिंग है, या फिर स्पिनिंग है, शुगर है। तो ये सारे कुछ और भी अगर काम कर रहे हैं, अलाइड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनमें भी यहाँ पे ये सहायता करते हैं। तो ये इनके बारे में ये बेसिक बातें हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है किसान क्रेडिट कार्ड।
किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे देखिए आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो ये किसान की क्रेडिट कार्ड है। इसमें क्या है कि एडुकेट और टाइमली क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा कि जो भी किसान है वो अपनी कल्टीवेशन कर सके, और जो भी अदर नीड्स है, जैसे आप देखते हो कि हार्वेस्ट करने के बाद भी बहुत सारे खर्च होते हैं कि जो क्रॉप है उनको कैसे अच्छी तरीके से रखा जाए, स्टोर रखा जाए, उनको मार्केट तक पहुंचाया जाए, तो ये सारा काम भी करने के लिए यहाँ पे उनको क्रेडिट दिया जाएगा। साथ ही मार्केट लोन प्रोड्यूस करने के लिए कंजप्शन रिक्वायरमेंट जो भी है फार्मर्स के, जितने भी हाउस होल्ड है, फार्मर्स के हाउस होल्ड में जितने भी मेंबर है उनके लिए जो कंजप्शन रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का इनको सहायता दी जाएगी। वर्किंग कैपिटल दी जाएगी जिससे कि फार्म एसेट्स को वो मेंटेनेंस कर सके। कुछ एक्टिविटीज़ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उनमें भी ये सहायता कर सके। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से ज़रूरत है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। अब इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन है, कैसे किसान यहाँ पे आ सकते हैं, तो सारे किसान आ सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर जॉइंट बोरोवर्स हो जिनका अपना खुद का जो कि अपने खुद के कल्टीवेटर्स है, ठीक है, वो अपने जो भी उनका फसल वगैरह है उसके खुद के वो ऑनर है, तो ऐसे सारे किसान यहाँ पे बेनिफिशरीज है। टेनेंट फार्मर भी है, ओरल लीसेस भी है, शेयर क्रॉपर भी है, तो ये इनको भी यहाँ पे आपका बेनिफिशरीज जैसा रखा गया है। इसके अलावा आप देखो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स है जो फार्मर्स के, जिसमें टेनेंट शेयर क्रॉपर्स भी आते हैं तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। साथ ही फार्मर्स जो कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में इंगेज्ड है तो वो भी फार्मर्स यहाँ पे इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स वाले ही फार्मर्स यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्रीज और फिशरीज में भी इंगेज जो फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसमें साइलेंट फीचर्स अगर हम लोग देखें तो केसीसी क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड ये जो अवेलेबल है फार्मर्स को है, फिशरीज को है, एनिमल हस्बेंड्री को है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट यहाँ पे लिमिट दी जाएगी क्रॉप्स के लिए और लोन के लिए। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इसके तहत कोलेटरल फ्री भी है, अप टू कितना, तो 1.6 लाख, 1.6 लाख तक अगर यहाँ पे लोन लेनी है तो कोलेटरल फ्री है। साथ ही यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है, इसके बारे में आगे हम लोग देखने वाले, बट इसमें ये होता है कि जैसे जितनी भी लोन लेनी है, जैसे 1.6 लाख लोन लेनी है तो इसमें अगर 7% का इंटरेस्ट पे करना है तो इसमें से कुछ परसेंट सरकार पे कर देती है। इट मीन्स कि 3% जो है यहाँ पे सरकार हेल्प करती है, वो बैंकों के माध्यम से आपको छूट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द 4% ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम आप दोनों की तरफ से, बोरोवर्स और बैंक की तरफ से, और ये 2:1 रेशियो में। रिस्क कवरेज भी है, मान लीजिए कि किसी किसान की डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट तरीके से डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसमें भी यहाँ पे आपको रिस्क कवरेज दी जाती है। अदर फैसिलिटी है कि ATM अनेबल रुपे कार्ड है, कोई भी नंबर ऑफ विड्रॉवल्स जो है यहाँ पे कर सकते हैं विद इन लिमिट, जैसे एक दिन में जो लिमिट होता है विड्रॉ करने का ATM से 4 बार 5 बार, उस हिसाब से कर सकते हैं। वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन है, जब यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है तो एक ही बार डॉक्यूमेंटेशन करानी है, बार बार नहीं। सो दीज आर द साइलेंट फीचर्स जिसको आप लोग को याद रखना है। जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आप देख सकते हो कि 7% तक का यहाँ पे अगर दिया जा रहा है एनुअल, तो 4% ही ओनली यहाँ पे एनुअल जो है किसानों को पे करनी है, 3% यहाँ पे सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और ये चीज़ें याद रखनी कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो सारे इंडियन बैंक्स में अवेलेबल है, रीजनल रूरल बैंक में भी और कोऑपरेटिव बैंक में भी। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड देन नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो एक्चुअली इसमें बात ये किया जा रहा है कि जैसे आप देखते हो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, ठंड है तो बहुत ठंड है, बारिश हो रही तो हो ही रही है, तो इससे हमारे फसल बर्बाद होते हैं। तो एक्चुअली कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेकर आना है जिससे कि फसल एक्सट्रीम वेदर में भी बर्बाद ना हो, ओके। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है कि सारे एग्रीकल्चर क्रेडिट यहाँ पे अवेलेबल करानी है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए। ये याद रखना है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी ना वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाएगी, जैसे 6 महीने 3 महीने के लिए अगर यहाँ पे लोन लिया जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और पूरे देश में जो है प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगा। किसानों को अगर इंसेंटिव्स दी जाएगी, कुछ बेनिफिट दी जाएगी, तभी किसान जो है वो मन लगाकर और काम करेंगे। इसकी साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। तो साइलेंट फीचर्स इसमें देख लेते हैं। सबसे पहली बात याद रखनी है कि ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये नाबार्ड भी है और RBI भी है। नेशनल लेवल पे आपको RBI देखने को मिलेगा और रूरल लेवल पे जो कि आपका नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है, तो नाबार्ड भी इसको देखेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो ये आप लोग फंसीएगा नहीं। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो गए या फिर रीजनल रूरल बैंक हो गए,
इनको दिया जाएगा जिससे कि वो अपने फ़ंड को यूज़ कर सके, और नाबार्ड को भी, जिससे कि वो यहाँ पे आरआरबी और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है उसको रीफाइनेंस कर सके। ये स्कीम आप देखो कि इसमें 4 सेगमेंट्स है। सबसे पहला क्या है कि शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो क्रॉप लोन लिए जाते हैं किसानों के द्वारा, उनको यहाँ पे देना है। पोस्ट हार्वेस्ट लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि जैसे कि हार्वेस्ट करने के बाद जो यहाँ पे आपका क्रॉप को मैनेज करने के लिए लोन लिया जाता है। इंटरेस्ट सबवेंशन आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो लिया जा रहा है। इंटरेस्ट सबवेंशन जो कि यहाँ पे किसानों को जो कि नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि आपके साइक्लोन आ गए या फिर फ्लड आ गए, ड्रॉट आ गई, इसके वजह से जो प्रभावित होते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन देनी है। तो ये 4 सेगमेंट याद रखना है। कंसेशन है 2% पर एनम का, वो भी शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स को, और अप टू कितने लोन तक, तो 3 लाख, ठीक है। और कितना रेट है, तो 7% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% जो है यहाँ पे कंसेशन दिया जाएगा। इट मीन्स कि 2% का जो यहाँ पे लोन होगा वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 3% भी अवेलेबल है प्रॉम्प्ट पेई फार्मर्स को, जो कि अपना टाइम से पहले अगर रीपेमेंट कर देते हैं तो उनको और भी ज़्यादा यहाँ पे एक एडिशनल इंसेंटिव्स के थ्रू यहाँ पे 3% का रिबेट दिया जाएगा। जो बेनिफिट है इंटरेस्ट सबवेंशन का वो एक्सटेंड किया गया है 6 मंथ तक। इट मीन्स कि पोस्ट हार्वेस्ट में आप देखो जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मिंग के लिए है, जिनके पास यहाँ पे KCC है, ओके, किसान क्रेडिट कार्ड है, तो उनको यहाँ पे दी जाएगी। फाइन, ये सारी बातें इसको ध्यान रखनी है। ये आर्य प्रोजेक्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2015 की है, बट अभी भी ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो है, इसमें आप लोग देखो कि आज के डेट में 721 हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हमारे देश में खुल चुकी है। और मेनली ये कृषि विज्ञान केंद्र का क्या काम है, ये किन के द्वारा यहाँ पे लाया जा रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और इनके द्वारा आप देखो कि स्किल डेवलपमेंट में काम की जा रही है कि जितने भी रूरल यूथ है, फार्म विमेन है, जैसे आज के डेट में आप विमेन देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग सेक्टर में इंगेज हो रही है, तो उनको एक तरीके का स्किल प्रोवाइड की जाएगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आपका ये KVK लाया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंड जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट आता है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्टूडेंट और जो फैकल्टी डेवलपमेंट करनी है, लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव करना है, एंटरप्रेन्योरशिप और जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव करनी है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। साथ ही इसको डेवलप किया गया था 2019 में वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक इंक्लूड है, तो थोड़ा बहुत ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंडिंग अगर देखें तो यहाँ पे 50% है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और 50% इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। कंपोनेंट क्या क्या है, तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है, सेंटर ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन ग्रांट्स टू सेलेक्टेड पार्टिसिपेटिंग AU है, एंड देन यहाँ पे रिजल्ट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन है। ओके, सो इतने डिटेल में इससे आपसे नहीं पूछा जाएगा। कुछ मिसलेनियस से इनिशिएटिव भी देख लेते हैं। एक्सेलरेटेड पर्ल्स प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोग्राम लाया गया है कि पर्ल्स के प्रोडक्शंस को और ज़्यादा इंप्रूव की जाएगी। साथ ही साथ आप देखो कि बेसिकली पल्सेस जो है ये सोर्सेज है आपका किस चीज़ का, तो प्रोटीन का। इसको लेने से सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ है और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। 100% जो फंड किया जाएगा वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा की जाएगी। ओके, तो कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए आप लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाई जा रही है। इसमें याद रखना है कि नाबार्ड के साथ 2000 करोड़ तक का यहाँ पे कॉर्पस रखा गया। बेसिकली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए लाई गई है। इस स्कीम का एम है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, अपग्रेड करना है जो रूरल हार्ट है। और किसके लिए, तो ये ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट का जो है स्टेट गवर्नमेंट है ये यहाँ पे एलिजिबल है कि यहाँ पे लोन अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ बेनिफिशरीज कौन कौन है, तो यहाँ पे आपके APMC हो गए, PRI है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स है, तो ये सब यहाँ पे एलिजिबल है कि इस फंड से वो यहाँ पे बेनिफिशरीज है इनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप लोग देख सकते हो कि ये AG मार्क नेट आपका पोर्टल है, G2C है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, यहाँ पे आपका E-गवर्नमेंट पोर्टल है, इसको ध्यान रखना है। साथ ही E-कृषि संवाद है। व्हाट इज़ E-कृषि संवाद, तो ये ऑनलाइन इंटरफेस है जिससे कि फार्मर्स और जो अदर स्टेक होल्डर्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ वो अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, और साथ ही साथ क्या इफेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकता है उसके लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये है E है यानी कि ऑनलाइन है, कृषि संवाद एग्रीकल्चर टॉपिक पे यहाँ पे बात कर सकते हैं।
साथ ही जो फोटोग्राफ्स है, जैसे कि क्रॉप से रिलेटेड अगर कोई फसल में डिजीज़ हो गया है, एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम है, फिशेस को कोई प्रॉब्लम है, तो इसके रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड उनको जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ई कृषि संवाद, इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद ई रकम पोर्टल, उसके बाद आपका आता है ई रकम पोर्टल। ई रकम पोर्टल आप देखो जॉइंट इनिशिएटिव है एमएसटीसी लिमिटेड का, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि फार्मर्स को डायरेक्टली पे किया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। तो ई रकम है, रकम मीन्स रुपीज़ होती है, तो इस हिसाब से भी आप लोग जो है, जैसे अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो फिर आप लोग उसकी जो नाम में जो उनकी मीनिंग है उसको आप समझने का कोशिश कीजिए। ये है फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टैंड्स फॉर फार्म इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ओके, आईकार इनिशिएटिव है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके द्वारा क्या है कि इनरिच करनी है फार्मर्स को, साथ ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी असेंबलाइज करना है, पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, कंटेंट मोबिलाइजेशन है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। फिर आता है हॉटीनेट, फार्मर कनेक्ट ऐप है ये, हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी आपके यहाँ पे मेनली आप देख सकते हो कि एक सेकेंड, इंटीग्रेटेड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जो कि यहाँ पे अपेडा के द्वारा लाया गया है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि इंटरनेट बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे। अब इंटरनेट बेस्ड क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, तो जैसे फार्म को रजिस्टर करनी है तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं जाकर कराने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो भी फसल है हॉर्टिकल्चर में, जैसे ग्रेप्स हो गए, प्रोमेग्रेनेट हो गए, अनार हो गया, ठीक है, और कुछ वेजिटेबल्स को अगर एक्सपोर्ट करना है इंडिया से यूरोपियन यूनियन में, तो उसको यहाँ पर टेस्ट भी कर पाएंगे और सर्टिफिकेट भी कर पाएंगे। तो ये सारा काम जो है अब इंटरनेट के थ्रू हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो जो स्टेट हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो रियल टाइम डिटेल्स भी यहाँ पे उनको मिल पाएगा, किसान का, फार्म लोकेशंस का, प्रोडक्ट का। तो ये सारे चीज़ों के लिए अब यहाँ पे रियल टाइम, यानी कि जिस समय हो रहा है उसी टाइम पे उनको जो है इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना है। मेघदूत ऐप है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि और साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, आईकार है। मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ मिलकर। इसमें क्या होगा, मेघदूत ऐप है, इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो सबसे बड़ी बात तो इस ऐप में है कि लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत तरीके आप देखते हो कि किसान जो हर एक क्षेत्र में है तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं एज़ कंपैरिजन टू जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है और कोई और, इंग्लिश तो दूर की बात है। तो इसलिए वो क्या है ना कि रीजनल लैंग्वेज में वो बेटर समझते हैं, तो कुछ भी ऐप है तो उनके खुद के लैंग्वेज में होगा तो वो उसको ऑपरेट करने में भी आसान समझ पाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रियल बेस तो नहीं होगा, बट फिर भी उनको यहाँ पे वीक में 2 डेज़ जो है अपडेटेड मिलेगा, जैसे कि आपका ट्यूसडे और फ्राइडे को उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखो कि वेदर बेस्ड जो एग्रो एडवाइजरी है, इट मीन्स कि ऐसे सीज़न में कौन से यहाँ पे फसल उगाने चाहिए, या फिर कोई लाइव स्टॉक स्पेसिफिक कोई यहाँ पे आपका बताना है, लोकेशन बतानी है, क्रॉप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मेघदूत ऐप बेसिकली यहाँ पे किसानों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, वो भी उनकी लोकल लैंग्वेज में। फाइन। एग्री उड़ान है, इसका एम है कि फूड और एग्री बिजनेस स्टार्टअप्स को ज़्यादा स्केल अप करना है। और कैसे कर सकते हैं, तो रीग्रेस मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग करके, जो रूरल यूथ है और इंडस्ट्री नेटवर्किंग है उसके थ्रू। साथ ही इसको कंसीडर किया गया कि इंडिया का ये फर्स्ट फूड एंड एग्री बिजनेस यहाँ पे आपका एक्सेलरेटर होगा, और मेनली इसको जो अनाउंस किया गया है वो आईकार के थ्रू। ओके, मेरा गांव मेरा गौरव, ये स्कीम भी आपको याद रखना आईकार के थ्रू लाया गया है, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। ईच ग्रुप ऑफ 4 मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट है जो कि यहाँ पे बनाया गया है, और 5 विलेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जो कि मैक्सिमम यहाँ पे 100 किलोमीटर्स की दूरी में होंगे। और वो सेलेक्टेड विलेज के हमेशा टच में रहेंगे यूनिवर्सिटीज़, और उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे जो भी किसान वगैरह है, कि टेक्निकल और अदर रिलेटेड जो भी आस्पेक्ट होगा उस टाइम फ्रेम में उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये छोटे छोटे टॉपिक भी आपके बन जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, तो ये क्या है कि कृषि से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह है, जैसे 100 फार्मर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके लिए लाया गया था। बाकी ये सारे स्कीम तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का स्कीम्स कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये सेकंड मिनिस्ट्री की स्कीम देखते हैं जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए हर एक मिनिस्ट्री के अंदर जितनी भी स्कीम्स है उसको यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया है, बट मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को रिवाइज़ कर लेनी चाहिए, उसको मैं प्रायोरिटी बेसिस पे पहले करा पा रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है तो आप लोग को उस हिसाब से मैं प्रोवाइड कर रही हूँ लेक्चर। ओके,
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नशा फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, क्योंकि इस बार कोरोना जितने दिन लॉकडाउन रहा है तो आपको पता है कि ये सारे कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक लीगल राइट है, इट मीन्स कि कानूनी तौर पर एक इस इंसान को ये हक दे दिया गया है कि वो यहाँ पे फूड ग्रेन्स रिसीव कर सकते हैं, वो भी सब्सिडाइज्ड प्राइस में, सस्ते रेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एक इंडिविजुअल का एक लीगल तरीके से कानूनी तौर पे हक हो गया है, ठीक है। तो ये आपका देखिए सब्सिडाइज्ड प्राइस में यानी कि सस्ते रेट में होता है, सेंट्रल इशू प्राइस जो होती है, और वो भी टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत। तो ये TPDS है, इट मीन्स कि यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो भी यहाँ पे फूड ग्रेन्स होते हैं उसको सस्ते दाम में। एलिजिबल कौन है इस कानून के तहत? वो सारे हाउस होल्ड एलिजिबल है, जिसमें कि आप देखो कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में क्या होगा कि 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स दिया जाएगा पर पर्सन पर मंथ। इट मीन्स कि एक इंसान को जो है 5 kg ऑफ फूड उनको मिलेगा। साथ ही फैमिलीज़ जो कि यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना के अगर इस स्कीम के अंदर कवर्ड होते तो उनको 35 kg पर मंथ दी जाएगी, यानी कि फैमिली को पूरी दी जाएगी। लेकिन अगर प्रायोरिटी हाउस होल्ड देखें तो इसमें एक इंसान को 5 kg पर मंथ दी जाएगी, ठीक है। साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो राइस 3 रुपीज़ पर kg होती है, वीट 2 रुपीज़ पर kg होती है, और कोर्स ग्रेन 1 रुपीज़ पर kg होती है। तो 5 रुपीज़ पर kg यहाँ पे पूरा पैकेज होता है। कवरेज क्या है कि यहाँ पे 67% जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको ये कानून के तहत कवर्ड किया जाएगा, 75% जो ग्रामीण क्षेत्र में है और 50% जो अर्बन एरिया में है। स्टेट वाइज भी कवरेज यहाँ पे रखा गया है, और इससे पहले जो प्लानिंग कमेटी थी, एक कमीशन थी, उसको हटाकर हमारे देश में अब नीति आयोग है, उनके द्वारा इस चीज़ को देखा जाता है। लाइफ साइकिल अप्रोच अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे हैं जो कि यहाँ पे 6 मंथ से 14 साल तक है, तो उनको भी न्यूट्रिशन मील यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के तहत, और इसको आंगनवाड़ी सेंटर कहा जा रहा है। और बच्चों को दिया जाएगा 14 साल तक, जो कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मिड डे मील स्कीम के तहत जो है उनको एक वक्त का खाना दिया जाएगा। हायर यहाँ पे न्यूट्रिशन नॉर्म्स होंगे, जिनको कि माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन यानी कि 6 साल तक अगर कोई कुपोषित बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। मैटरनिटी बेनिफिट भी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, उनको भी यहाँ पे कैश मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा, 6,000 से कम तक का नहीं देना है। साथ ही यहाँ पे फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी है कि अगर यहाँ पे इंटाइटल जो क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है उनकी अगर नॉन सप्लाई के लिए आप देखो तो ये प्रोविज़न गवर्न करता है, और यहाँ पे ये कानूनी तौर पर ये हक दे दिया गया है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे चलेगी, क्योंकि इस कानून के तहत जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एम्पावर नहीं किया गया है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया है। और हर एक लोग तक अगर इस तरीके का सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करनी है तो ये आप समझ सकते हो कि दोनों मिलकर काम करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो दोनों का यहाँ पे काम क्या है ये समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि जितनी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ तक वो एलोकेट करे। साथ ही फूड ग्रेन्स को जो है जितनी भी डेजिग्नेटेड डिपॉट्स है, इट मीन्स कि स्टेट राज्यों में जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक वो पहुँचाए, और सेंट्रल असिस्टेंस भी कुछ प्रोवाइड करे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को, जिससे कि डिलीवरी हो सके फूड ग्रेन्स, ओके। और ये जो है आपका FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से ये आपका जो है स्टेट राज्यों तक पहुँचे। अब स्टेट का क्या काम है? स्टेट का काम है कि उस कानून को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे, और वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वो यहाँ पे ढूंढे कि कौन कौन से उनके राज्यों में घर है जिनको यहाँ पे राशन कार्ड के थ्रू सब्सिडाइज रेट में उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करनी है। तो ये काम करना है किसको? ये काम करना है राज्य के सरकार को। साथ ही उनको यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप के थ्रू यहाँ पे उनको प्रोवाइड करनी है, जितनी भी राशन उनको देनी है, यानी कि फूड ग्रेन्स जो भी देनी है वो यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप के थ्रू होगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि फेयर प्राइस शॉप्स जो है इस डीलर को लाइसेंस भी देना होगा, और साथ ही साथ तो ये डिवीज़न है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। इसी के बाद आता है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन राशन कार्ड, जैसे आप लोग को पता है कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अगर लेनी है तो उसके लिए राशन कार्ड होनी चाहिए BPL फैमिलीज़ के मेंबर के पास, तभी उनको मिल पाता है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो भी फूड ग्रेन्स देना होता है उनको। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड, इट मीन्स कि अगर महाराष्ट्र में कोई यहाँ पे लोग हैं तो अगर वो बिहार आते हैं या फिर तमिलनाडु जाते हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर उनका महाराष्ट्र में राशन कार्ड बना है तो पहले ये नहीं चलता था, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही काम करता था, कहीं और राज्य में काम नहीं करता था। कहीं और राज्य में अगर वो माइग्रेट होकर जाते थे तो वहाँ पे उनको उनका राशन कार्ड बनाना होता था। ये काफ़ी टाइम लेता था, तो इसलिए यहाँ पे अब क्या है कि वन नेशन वन राशन कार्ड है। आप लोग कहीं की भी राशन कार्ड बनाए हो तो ये अब ये हमारे पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होगा।
ऑब्जेक्टिव यही है कि नेशनल और इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी करनी है सारे राशन कार्ड होल्डर्स को। नो पुअर पर्सन शुड बी डिराइव्ड ऑफ गेटिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। ऑब्वियस है, कोई भी पुअर पर्सन अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट करते थे तो कई लंबा वक्त लग जाता था उनको राशन कार्ड बनवाने में, तब तक उनको कहीं दो वक्त की खाना भी नसीब नहीं हो पाती थी। तो ये काम नहीं हो पाए तो वो फ्रीली माइग्रेट कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना है तो उनको इस तरीके का टेंशन नहीं होना चाहिए कि उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है। साइलेंट फीचर्स अगर देखें तो स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें सारे बेनिफिशरीज को इंश्योर किया गया है, स्पेशली जो माइग्रेंट राशन कार्ड है जिनको वीट, राइस, अदर फूड ग्रेन्स मिलते हैं, किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उनको मिल सकता है अपने चॉइस का। इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के तहत जो राशन कार्ड होल्डर्स है ना वो फूड ग्रेन्स बाई कर सकते हैं सिर्फ पीडीएस के थ्रू। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके तहत उनको राशन कार्ड के थ्रू उनको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो करप्शन की इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होती थी, मिडिल मैन आते थे, फ्रॉडलेंस आते थे राशन कार्ड बनाने के लिए और काफ़ी ठगते थे लोगों को, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। साथ ही हंगर डेथ, भूख के कारण जो यहाँ पे डेथ होती थी, भूखमरी की जो सिचुएशन है हमारे देश में वो भी कम हो पाएगी। और हमारी जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हम लोग नीचे से टॉप करते हैं तो इसमें थोड़ी इंप्रूव हो पाएगी। साथ ही जो बेनिफिशरीज है उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, तो आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होंगे और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगा, इसके तहत उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी एक पोर्टल लाया गया जिसमें टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म रखा गया इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए जो राशन कार्ड है। इसमें क्या है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है अगर वो फूड ग्रेन्स किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अगर वो परचेज करते हैं तो उनकी डेटा इस पोर्टल में अपडेट हो जाएगी। अदर पोर्टल भी है जैसे अन्न वितरण पोर्टल है, इसमें क्या है कि डेटा रहेगा फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का। EPOS डिवाइस के थ्रू जितनी भी फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसकी डेटा कहाँ होगी, अन्न वितरण पोर्टल में। बजट अगर तो इस बार की देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में और 69 करोड़ बेनिफिशरीज़ को इसका फ़ायदा हुआ है। जो रिमेनिंग 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ है जैसे आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल है, इनको भी इस स्कीम के तहत इंटीग्रेट किया जाएगा आगे आने वाले मंथ में। तो ये याद रखना है, 4 स्टेट आप लोग को ध्यान रखनी है। एक तो केजरीवाल जी अगेंस्ट रहते हैं, ममता जी अगेंस्ट रहती है, आसाम और छत्तीसगढ़ है जो कि अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए है। नोट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेंटर है ना वो अपनी बोरोविंग लिमिट ऑफ स्टेट को बढ़ा दिए। पहले ये 3% था लेकिन अब स्टेट के पास ये हक है कि वो 5% तक अपने GSDP का वो बोरो कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। और साथ ही आप लोग देख सकते हो कि इंक्रीमेंटल जो बोरोविंग है 3.5% जो उनके GSDP का है, इसको रिफॉर्म के तहत भी लिंक किया गया है जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड को यूनिवर्सलाइज किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म है, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म है। ओके, इसी के साथ आता है अंत्योदय अन्न योजना। टारगेट है कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल हैं उनको यहाँ पे भूखमरी से रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। इंटेंडेड बेनिफिशरीज कौन है, तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जिनका अपना खुद का ज़मीन नहीं है, मार्जिनल फार्मर्स है, रूरल आर्टिशन क्राफ्टमैन है और पीपल जो कि यहाँ पे वो अर्न करते हैं डेली बेसिस में, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में वो काम करते हैं और डेली काम करते हैं, डेली वो अर्न करते हैं, उसी के बेसिस में लोगों को यहाँ पे इस योजना के तहत लाभ प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे विडोज़ भी है जो टर्मिनली इल है, बीमार पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, पर्सन जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है, या फिर सिंगल विमेन है, सिंगल मेन है जिनका कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो उनको भी अंत्योदय योजना के तहत उनको भोजन मिलता है। सारे प्राइमेट जो ट्राइबल हाउस होल्ड है उनको मिलता है। सारे एलिजिबल जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ है जो कि HIV पॉजिटिव पर्सन है उनको भी यहाँ पे भोजन दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि अंत्योदय अन्न योजना इट मीन्स कि ये वाइड रेंज ऑफ लोगों को यहाँ पे कवर्ड करते हैं। फाइन, देखिए थोड़ी सी आपको आवाज़ नहीं, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्लिप होते हुए दिख रही है क्योंकि टंग में मेरी थोड़ी कट गई है टंग, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए कल आपका लेक्चर नहीं आया था तो इसलिए आज भी आपको लेट मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे संभल के बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, लंबे समय तक बोल रही हूँ तो पेन भी कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, बट डोंट वरी। चलिए आगे देखते हैं इसके साइलेंट फीचर्स क्या है। यहाँ पे पुअर पीपल से भी पुअर, गरीबों से भी जो गरीब लोग हैं जिनको खाने का कोई सोर्स ही नहीं है, वैसे लोगों को यहाँ पे कवर किया गया है। और BPL फैमिली के जो कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उनको फूड ग्रेन्स मिलेगा और हाईली सब्सिडाइज्ड, इट मीन्स आप समझ सकते हो कि कोर्स ग्रेन यहाँ पे 1 रुपीज़ पर kg है, वीट यहाँ पे 2 रुपीज़ पर kg है, राइस यहाँ पे 3 रुपीज़ पर kg है। तो इस हिसाब से उनको यहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड की जा रही है।
ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो भी हमने देखा 2013 का, उसके तहत ही ये इसका पार्ट है। एलिजिबल हाउस होल्ड आप देखो 35 kgs जो फूड ग्रेन्स है उनको पर मंथ मिलेगा, तो ये वैसे ही है जैसे इस कानून के तहत कहा गया था। साथ ही स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को बियर करना होगा कि वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट करे उसका जो कॉस्ट लग रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, अब आते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये अलग से एक स्कीम है, तो इसके बारे में देख लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पुअर हाउस होल्ड है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिक्स्ड इंटाइटलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, राइस और वीट उनको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी सस्ते दाम में। बेनिफिशरीज कौन होंगे? जो भी इस कानून के तहत आते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, और सारे जो इंडियन कवरेज है जिनको 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन प्रोवाइड की जाएगी, अप टू 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस स्कीम के अंदर ये आते हैं। अब देखिए, ऐसा जो स्कीम है भोजन प्रोवाइड करने का, जितनी भी स्कीम है वो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं होता है, तो ये भी आप लोग दिमाग में लगा लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करे, एलोकेट करे कि कहाँ कहाँ उनको भेजना है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन कराए, जो भी यहाँ पे FCI के थ्रू, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो फूड ग्रेन्स का है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के तहत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनके राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में, उसको आइडेंटिफाई करे, उनको राशन कार्ड दे, और साथ ही साथ इस तरीके का फेयर प्राइस शॉप से उनको राशन भी दे। इंड रिटेल प्राइस जो है वो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा ही फिक्स किया जाएगा। अगर यहाँ पे टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक सिस्टम देखें, ऑर्डर 2015 है और 2001 है, जो कि यहाँ पे जितने भी बेनिफिशरीज हैं हर एक साल उनकी लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी बेसिक इनके बारे में इसको ध्यान रखना। देखिए, एक और ये जो पोर्टल के बारे में मैं बता रही थी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पोर्टल है। एक्चुअली यहाँ पे आप देखो इस कानून के तहत ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ही जो नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी को क्रिएट करना है, वो यहाँ पे क्या है कि जो बेनिफिशरीज डेटा है उसको डुप्लीकेशंस के लिए, आप जानते हो कि अच्छे अच्छे लोग भी राशन कार्ड बना के रखे, जिनको यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं है फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराने का, वो ऐसे लोग भी राशन कार्ड के तहत जो है बना के वो यहाँ पे फूड ग्रेन्स लेते हैं। साथ ही साथ एक लोगों की राशन कार्ड जो है ना वो आपको डबल ट्रिपल देखने को मिलेगा। तो अगर इसको आधार से लिंक कर दिया जाएगा तो एक लोगों के पास सिर्फ एक ही राशन कार्ड होगी और वो उसी को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऐसे डबल डबल जो यहाँ पे राशन कार्ड होता है उससे कहीं ना कहीं सरकार को प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन हो जाए तो करप्शन की चांसेस कम हो जाती है, ठीक है, ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती है। अगर एडवांस हम लोग डेटा एनालिटिक्स टेक्निक अगर इसको यूज़ करें तो इससे क्या है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो सकती है। इसमें साइलेंट फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्योंकि ये पोर्टल है। अभी मैं क्या बोली कि जितनी भी फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, फूड ग्रेन से रिलेटेड जो भी आपको देखने को मिलेगा वो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है। बट इसके बारे में याद रखिएगा, जो पोर्टल है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्योंकि ये इंड टू इंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस ऑपरेशन है। जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स है उसको अपडेट किया जाएगा, और डेवलपमेंट और एडवांस जो वेब और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, साथ ही यहाँ पे क्रॉस लर्निंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में किया जा रहा है उसको भी इस पोर्टल के थ्रू ये लोग शेयर करेंगे। तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आप लोग देख सकते हो कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड यहाँ पे लाया गया। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं, प्याज होती है जिनकी दाम बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं होना है, प्राइस स्टेबलाइज रहे उसके लिए फ़ंड क्रिएट किया गया। इसमें डायरेक्ट परचेज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि फार्मर्स से यहाँ पे फार्मर्स एसोसिएशन जो है उनसे यहाँ पे डायरेक्ट परचेज़ किया जाएगा। स्ट्रैटेजिक जो बफर स्टॉक है उसको मेंटेन की जाएगी, साथ ही कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा जिससे कि कमोडिटी सप्लाई करे वो भी रिजनेबल प्राइस से। साइलेंट फीचर्स क्या है? तो फीचर्स अगर हम लोग देखें तो ये सेंट्रल कॉर्पस फंड है, यहाँ पे 500 करोड़ का रखा गया है। एक सेपरेट सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट जो है ये ओपन कराया जाएगा और इसको मैनेज कराया जाएगा किसके द्वारा? तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा। सेकंड यहाँ पे बात है कि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री एडवांस जो है वो वर्किंग कैपिटल की तरफ उनको दिया जाएगा, जितने भी एलिजिबल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज होंगे। साथ ही मनी जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ट्रांसफ़र की जाएगी ओनली, जो कि यहाँ पे रिवॉल्विंग अकाउंट होगा और जिसको यहाँ पे बेनिफिशरीज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू सेटअप की जाएगी। इसमें क्या है कि आप देखो कि यहाँ पे फंड जो है वो सेंट्रल और स्टेट के थ्रू इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाएगा 50-50%, लेकिन आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट और जो हिली रीजन है उसके लिए 75% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड 25% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस पूरे फंड को मैनेज किया जाएगा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी। ये कमेटी इसको पूरी तरीके से देखेगी। मिसलेनियस यहाँ पे आपका इनिशिएटिव है, जैसे डिजिटली
सेफ कंज्यूमर कैंपेन चलाया गया है। एक्चुअली ये आप देखो कि गूगल के साथ कैंपेन कोलैबोरेट करके इसको चलाया गया है, और मेनली ये क्या है कि इंटरनेट सेफ्टी मैसेज देना है हर किसी को कि कंज्यूमर्स जो है ना वो यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि आप देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कुछ भी, और ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ई कॉमर्स कंपनी को चला रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो सेफ़ तरीके से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि फ्रॉड हो रहे हैं। इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये पोर्टल है जिसको कि लॉन्च किया गया है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों को, जो कंज्यूमर है, हम जैसे कंज्यूमर है कुछ भी खरीदते हैं खाने पीने का, तो हमारे लिए कुछ अवेयरनेस की पॉइंट है, एडवाइस दी जा रही है। इस पोर्टल में क्या है कि सेंट्रल रजिस्ट्री है कि जो कि यहाँ पे कंज्यूमर की जो कंप्लेन है उसको लॉन्च किया जाता है, साथ ही यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाता है सिंगल प्लेटफॉर्म में। तो ये सारी बातें हैं, और जो भी यहाँ पे परेशानी है, जो भी कंप्लेन लॉन्च हुआ है उसको 60 डेज़ में रिजॉल्व की जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट these are all the schemes under the Ministry of Consumer Food and पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे और मिनिस्ट्रीज़ के साथ, तो जो मिनिस्ट्रीज़ सही मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है उसके बेसिस में आपको कंप्लीट कराते चलूँगी। तो मिलती हूँ कल, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।